का टॉपिक इसको क्लियर कर देंगे और ये न्यू टॉपिक है जो कि ऐड ऑन हुआ है आपकी पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के सिलेबस में। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है, तो जो ब्रिक्स का टॉपिक है, सबसे पहले तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? ब्रिक्स की फुल फॉर्म है, इसके अंदर 5 कंट्रीज़ का ग्रुप है। इसको आप ऐसे याद करना, बी से ब्राज़ील, ठीक है, आर से रशिया, आई से इंडिया, ठीक है, और सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की स्टोरी है इसके अंदर। साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ था इसके अंदर, इसको हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी हमें ब्रिक्स की फुल फॉर्म देखनी है। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म यही है, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। अब ब्रिक्स फॉर्म कब हुआ था? ठीक है, टाइम पीरियड होता है हर एक चीज़ का, तो ब्रिक्स का टाइम पीरियड 2006 में ही फॉर्म हो गया था। 2006 में ब्रिक्स फॉर्म हो गया था और इसका सजेशन एक इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनिल, उन्होंने दिया था। ठीक है, उसकी स्पेलिंग यहाँ लिख देती हूँ मैं। जो जिम ओनिल थे, इन्होंने इसका सजेशन दिया था कि हमें कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो कि आपस में कोऑपरेट करे। ठीक है, इसके रीजंस भी पढ़ेंगे हम इसके कि कैसे कैसे बना। तो आगे देखते हैं। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो हुई थी 16 जून 2009। ठीक है, 16 जून 2009 इसमें इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। कहाँ पे हुई थी? रशिया के अंदर हुई थी, यकीन तरीन में। रशिया के अंदर एक जगह है यकीन तरीन, वहाँ पे इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। दैट्स क्लियर। एंड सेकेंड मीटिंग कहाँ पे हुई थी? अब आपको याद करने का तरीका मैं बताती हूँ कि इसकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मीटिंग कैसे याद करेंगे। ठीक है, 16, 15, 14, तो थर्ड से देख लेना, जैसे थर्ड पे 14, 15 एंड 16। ठीक है, ऐसे आपको याद हो गई। और जो आपका ईयर है वो आपको याद करने का तरीका कैसे याद होगा? मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से मैं बता रही हूँ। मेरे हिसाब से 2009, 10, 11। सो इधर से तो आपको अपोजिट चलना है और इधर से आपको जैसे फॉरवर्डिंग हो रही है वैसे ही करनी है। ठीक है, तो 16, 15, 14, 9, 10, 11। ठीक है, जून फर्स्ट में सिर्फ जून आएगा, बाकी दो में अप्रैल। तो फर्स्ट मीटिंग 16 जून 2009 में हुई थी रशिया के अंदर, यकीन तरीन में। दैट्स क्लियर। सेकेंड मीटिंग हुई थी आपकी 15 अप्रैल 2010 को ब्राज़ील के अंदर हुई थी। इसके अंदर एक खास बात क्या है? सेकेंड मीटिंग के अंदर अगर क्वेश्चन आए कि साउथ अफ्रीका कैसे ऐड हुआ, तो बताना है कि जो सेकेंड मीटिंग हुई थी हमारी ब्रिक्स की, कहाँ पे हुई थी? ब्राज़ील के अंदर। कब हुई थी? आपकी 15 अप्रैल 2010 को। तो जो आपकी सेकेंड मीटिंग हुई थी, जैसे आपको दिख रहा होगा सेकेंड मीटिंग थी, इसके अंदर आपका साउथ अफ्रीका ऐड ऑन हो गया था, तो ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया था। इससे पहले ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिक था। ठीक है, ये इतना था। और जब 2010 में 15 अप्रैल में मीटिंग हुई, उसके बाद ही ये ब्रिक्स की फॉर्म में आया था। ठीक है, 5 कंट्रीज हो गई थी, पहले 4 थी। अब जो थर्ड मीटिंग थी वो आपको दिख ही रहा है, 14 अप्रैल 2011 को चाइना के अंदर हो गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी चाइना के अंदर है। इसका जो एग्जैक्ट नेम है वो है शांघाई, चाइना। ठीक है, शांघाई चाइना में इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रिक्स का। ठीक है, अब आ जाता है 2020 समिट। इसकी कहाँ हुई थी? 2020 की जो इसकी समिट हुई थी वो हुई थी बार रशिया के अंदर, और ये एक वर्चुअल मीटिंग थी क्योंकि आपको पता है कोविड-19 के चलते कोई भी मतलब इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा फिजिकली, सो ये वर्चुअली इंटरैक्ट हुए थे और इन्होंने अपनी मीटिंग को सक्सेसफुल करा था। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बता दिया जिम ओनिल था, इन्होंने आपको एडवाइस मतलब ब्रिक्स की एडवाइस दी थी। ये एक इकोनॉमिस्ट थे, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। इन्होंने एडवाइस दी थी कि हमें कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। तो ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है 5 कंट्रीज़ का। 5 कंट्रीज़ आपको पता लग गई हैं। आगे देखते हैं, अब हम इसके रीजंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके रीजंस क्या है, ब्रिक्स के रीजंस क्या है बनाने के। ठीक है, तो ब्रिक्स का क्या रीज़न है? डोमिनेंस जो है ना अमेरिका का और वेस्टर्न कंट्रीज़ का, छोटी कंट्रीज़ में अप्रॉक्स जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऊपर डोमिनेंस है अमेरिका का और आपकी वेस्टर्न कंट्रीज़ का। तो इसको हटाने के लिए, ठीक है, इसको हटाने के लिए ब्रिक्स बनाया गया है इन्होंने। ठीक है, इसलिए इन्होंने ब्रिक्स का ऑर्गेनाइजेशन ऐसा एक बनाया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर आउट हो गया। सेकंड क्या है? डेवलप द डेवलपिंग एंड बूमिंग कंट्रीज। इनका मेन मोटो क्या है कि जो कंट्री डेवलप करना चाह रही है, जो डेवलपिंग कंट्रीज और जो बूमिंग कंट्रीज है, उनकी डेवलपमेंट को ग्रोथ में लाना, उनको एक्सेलरेटिंग ग्रोथ करना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट भी क्लियर है। अब थर्ड क्या है? कम्पीट विथ अमेरिका एंड डेवलप्ड कंट्रीज। ये चाहते हैं
कि जो हमारी कंट्रीज होंगी ब्रिक्स की वो अमेरिका को कम्पीट कर सके और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको कम्पीट कर सके। बिकॉज ब्रिक्स के अंदर आपने देखा होगा ब्राज़ील है, ठीक है, रशिया है और इंडिया है और चाइना है और आपका साउथ अफ्रीका है, ठीक है, 5 कंट्रीज हैं। इसके अंदर सिर्फ रशिया है एक डेवलप्ड कंट्री जो कि यूएन की मेंबर है और एक कंट्री है चाइना, ठीक है। चाइना तो अब कहाँ सुपर पावर बनने को पहुँच रही है, ऐसा कहा जाता है कि 20, 40, 50 तक ऐसा हो सकता है, ठीक है। बाकी जितनी भी कंट्रीज है वो डेवलपिंग है, तो वो उन कंट्रीज को हेल्प करे ताकि वो बूम करे, ताकि उनकी जो टेक्नोलॉजी है, ताकि उनकी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करे, ठीक है। थर्ड पॉइंट भी क्लियर होता है हमारा। फोर्थ है that's why the countries of BRICS to unite and cooperate each other, क्योंकि अगर इनको कम्पीट करना है तो सबसे पहला होना चाहिए इनको यूनाइट, उनकी एकता होनी चाहिए आपस में। 5 कंट्री है तो 5 में लड़ाई झगड़े नहीं, इंटरनल कन्फ्लिक्ट होंगे तो आपस में ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगी। तो इसका पहला मोटो होना चाहिए कि यूनाइट रहे, कॉपरेट रहे, ठीक है। आपका फोर्थ पॉइंट भी क्लियर होता है, ठीक है। रीजंस क्लियर है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखी है मैंने ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। और सेकंड अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ब्रिक्स के? ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले जितने भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपोर्ट्स, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर आप ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं तो 2-4 पॉइंट याद कर लीजिए। एग्जाम में कुछ भी ना समझ में आए तो इसको लिख दो। सबसे पहला लिख दो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हेल्प करना, ट्रेड में हेल्प करना, सिक्योरिटी में हेल्प करना, ठीक है, और आपस में कम्युनिकेशन बढ़ाना, ठीक है। 2-4 पॉइंट ऐसे होते हैं कि हम किसी को भी बना के लिख सकते हैं अगर हमें कुछ ना भी आ रहा हो, बट इसके अंदर ये है तो ये याद ही करना है आपको। याद क्या, इस टाइम पे आपको समझना है, ठीक है, कि इसके अंदर एक्चुअली है क्या। ऑब्जेक्टिव्स है एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स जो भी हो रहे हैं ब्रिक्स की कंट्री में उनको ईजी बनाना, ठीक है, उनको ईजी बनाना, उनको कॉपरेट करना। सेकेंड पॉइंट है आपका म्यूचुअल कॉपरेशन इन सिक्योरिटी। मतलब जैसे ब्रिक्स की 5 कंट्रीज हैं तो एक कंट्री पे अटैक हो रहा है तो 5 का म्यूचुअल कॉपरेशन होना चाहिए, ठीक है, कि भाई इसको हमें बचाना है, इसको हमें प्रोटेक्शन देनी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट भी आपका क्लियर होता है, आपका म्यूचुअल कॉपरेशन इन सिक्योरिटी। थर्ड वन इज सेपरेट पीस एंड फ्रेंडशिप। ये भी कॉमन पॉइंट है, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लिखते हो तो मार्क्स मिलेंगे। स्प्रेड पीस, शांति को फैलाना, ठीक है, फ्रेंडशिप भाईचारा को दिखाना, ठीक है, पीस, फ्रेंडशिप, यूनिटी, ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया इजीली। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना। जैसे कि प्रॉब्लम क्या आ सकती है, ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन नहीं हो रहा अच्छे से, ठीक है, पॉवर्टी आ रही है, ठीक है, पॉवर्टी हो रही है, और कंट्री में जैसे मतलब इकोनॉमी अच्छी नहीं है, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, नेचुरल डिजास्टर में प्रॉब्लम होती है, किसी भी कंट्री में अगर आ जाती है तो हेल्प करनी चाहिए। तो ये कि किसी भी कंट्री में अगर 5 ब्रिक्स की कंट्री है तो इसमें किसी भी कंट्री की ऐसी हालत हो जाती है तो हेल्प करनी चाहिए, मिलके कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। ये पॉइंट भी क्लियर है आपका। अब आ जाता है हमारा कोऑपरेट अबाउट ट्रेड एंड क्लाइमेट इशू। ये मेन इशू इसी के अंदर है कि ट्रेड और क्लाइमेट के इशू में कोऑपरेशन करना। ये भी इजी था, इसको भी हम क्लियर आउट कर चुके हैं। एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। एक्सेलरेटिंग मीन्स क्या होता है? एक्सेलरेटिंग मतलब होता है कि बढ़ती, ठीक है, हमें रेगुलर कंटिन्यूसली बढ़ानी है ग्रोथ, ठीक है, जितनी भी डेवलपमेंट करना है ना कंट्री का, बिटवीन किसके बीच में? ब्रिक्स की कंट्रीज के बीच में, ठीक है। एक्सेलरेटिंग ग्रोथ होनी चाहिए ब्रिक्स की कंट्री के बीच में। और एक पॉइंट इसके अंदर क्या आ जाता है, जो ब्रिक्स है ना वो चाहता है रिफॉर्म्स। किसके अंदर रिफॉर्म्स? यूएनओ के अंदर रिफॉर्म्स। तो ब्रिक्स ऑल्सो वांट रिफॉर्म्स इन द यूएनओ, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि ब्रिक्स रिफॉर्म्स चाहता है यूएन के अंदर। और एक क्वेश्चन आया था, शायद किसी के एग्जाम में आया था, प्री बोर्ड के एग्जाम में, तो वो ये था कि ब्रिक्स की जो 11th समिट थी वो कहाँ हुई थी, तो उसको भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे। वो हुई थी ब्राज़ील के अंदर, ठीक है। ब्राज़ील के अंदर ब्रिक्स की आपकी मीटिंग हुई थी, 11th मीटिंग, ठीक है। 11th समिट कहाँ हुई थी? ब्राज़ील के अंदर, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 2020 समिट हमने क्लियर कर ली थी, 11th ही यहाँ पे हो गई है, ठीक है। हम बात करने वाले हैं बैंक के बारे में। बैंक किसका? ब्रिक्स का। एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ओपन हुआ था ब्रिक्स की कंट्रीज़ के द्वारा, बाय ब्रिक्स कंट्रीज़, और इसका सजेशन दिया था इंडिया ने 2014 में। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। 2014 में किसने सजेशन दिया था? इंडिया ने। और जहाँ तक कि याद हो, ब्रिक्स का सजेशन किसने दिया था कि ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए? ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओनिल ने, अभी मैंने बताया था।
तो दोबारा समझ लेते हैं कि ब्रिक्स का जो सजेशन दिया था वो दिया था जिम ओनेल ने, और सेकेंड जो इसके बैंक का सजेशन दिया था वो आपके इंडिया ने दिया था, ठीक है, इंडिया ने सजेशन दिया था 2014 में। अब सेकेंड पॉइंट है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शांघाई चाइना, ठीक है, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर भी शांघाई चाइना में ही है और इसका हेडक्वार्टर भी शांघाई चाइना में ही है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट भी क्लियर। थर्ड है रीजनल हेडक्वार्टर या रीजनल ऑफिस, ये है आपका साउथ अफ्रीका में। थर्ड भी क्लियर। टोटल डाटा पढ़ते हैं अब, इसके अंदर थोड़ी कंफ्यूजन होगी, थोड़ी क्लियर कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है इसके अंदर, जो टोटल डाटा है वो है $100 बिलियन का, ठीक है, टोटल डाटा इसका $100 बिलियन का है, ठीक है। तो जो $41 बिलियन है कौन देता है इनको, 41 सबसे ज़्यादा अमाउंट देता है इनको चाइना, ठीक है, और जो $18 बिलियन है वो अमाउंट कौन देता है, इंडिया एंड रशिया दोनों मिला के इसको देते हैं, इंडिया और रशिया देते हैं, और बाकी जो 5 है वो कौन देते हैं, अदर्स, ठीक है। 41 देता है चाइना, 18 ये और 5। इसके बैंक के फंक्शंस क्या क्या है, इसका जो बैंक है इसके फंक्शन क्या है। हर एक बैंक का पहला फंक्शन तो होता ही है, जैसे कोई वर्ल्ड बैंक है या कोई भी कमर्शियल बैंक है, कोई सेंट्रल बैंक है या फिर कोई एनडीबी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, इसका काम है लोन प्रोवाइड करना। कोई भी बैंक को उसका जो फंक्शन होगा वो हुआ सबसे पहला लोन प्रोवाइड करना। अब सेकंड फंक्शन इसका क्या है, हेल्प करना अचीव करने के लिए किसी भी टेक्नोलॉजी को, ठीक है, कोई भाई एक्सपेंसिव भी होती है टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। अब आता है इकोनॉमिक जो सजेशन देने होते हैं वो सजेशन भी यही देता है। और आता है इसका चेयरपर्सन कौन है, इसका चेयरपर्सन है केवी कामत, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन है केवी कामत, और ये इंडिया से है। जो इसका चेयरपर्सन है आपका, इसका चेयरपर्सन है आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ठीक है, इतना क्लियर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स के बारे में ब्रिक्स के। लास्ट टाइम ब्रिक्स के बारे में जो लास्ट हम पढ़ने वाले हैं ब्रिक्स के फीचर। ब्रिक्स के फीचर में सबसे पहला फीचर है जो 40% पॉपुलेशन है वो यही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसके अंदर दो बड़ी लार्जेस्ट जो कंट्रीज है जिनके पास पॉपुलेशन है, जैसे कि चाइना और एक हमारा भारत, जो कि पॉपुलेशन बढ़ा है, ज़्यादा रुक ही नहीं रहा, ठीक है, जिसे कहते हैं लोग नहीं मान रहे। तो 40% जो है पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है ब्रिक्स का। और जो दो लार्जेस्ट कंट्रीज़ है पॉपुलेशन कंट्रीज़, इंडिया और चाइना, ये दोनों हमारी ब्रिक्स के अंदर आती हैं। और 40% बहुत ज़्यादा एरिया होता है कि बहुत ज़्यादा लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को। फिर वर्ल्ड लार्जेस्ट एरिया जो रशिया के पास है वो भी हमारे ब्रिक्स के अंदर है। और जो यूएन मेंबर है चाइना और रशिया, दो कंट्रीज़, वो भी हमारे ब्रिक्स के पास है। और टोटल एरिया ब्रिक्स का 27% है जो कि वर्ल्ड को शो करता है। 18% ट्रेड में पार्टिसिपेशन है एंड जीडीपी इसकी 23% है, ठीक है। 27% टोटल एरिया, 18% ट्रेड एंड 23% जीडीपी, ठीक है, दैट्स क्लियर। लास्ट पॉइंट है राइजिंग इकोनॉमिक कंट्रीज इंडिया एंड चाइना। दो कंट्रीज हैं हमारी, इंडिया और चाइना, राइजिंग इकोनॉमिक जो है वो ही ब्रिक्स के अंदर आती हैं। और ब्रिक्स के अंदर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम भी होती है किसी चीज़ की कि ब्रिक्स के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है, वो देखते हैं। अब जो वन बेल्ट वन रोड जो बन रहा है चाइना और पाकिस्तान के बीच के अंदर, उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर जो इंडिया है वो बीच में आ रहा है। तो इंडिया क्या है, इंडिया के फेवर में नहीं है ये चीज़ कि जो चाइना है वो पाकिस्तान से क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है। और कभी भी चाइना पाकिस्तान के फेवर में ही बोलता है, कभी भी इंडिया के फेवर में नहीं बोलता, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, तीसरी चीज़ ये, जो हमारा और नेपाल का, इंडिया और नेपाल का जो इशू है बॉर्डर इशू, उसके अंदर हमेशा चाइना इंटरफेयर करता है, तो ये बात भी गलत है। तो इसलिए चाइना पाकिस्तान मतलब इन दोनों के बीच में ये जो हमारा इंडिया फंसा है, इसलिए भी चाइना और इंडिया के बीच में अच्छे ब्रिक्स के अंदर संबंध नहीं बन पाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स ये है, बाकी सारा जो है ये ब्रिक्स का टॉपिक वो यहीं पे ख़त्म होता है, क्लियर होता है, ठीक है। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा है, उसके अंदर आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।